तो आज मैं इस चैनल पे वन पीस एनिमी सीरीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्सप्लेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भी वन पीस अभी तक नहीं देखा है, तो पहले मैं एपिसोड देखूंगा, उसके बाद ये एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है और इसका नाम होता है किंग ऑफ पायरेट्स यानी कि किंग रोजर। जब किंग रोजर से पूछा जाता है कि उसने लूटे हुए सारे खजाने को कहाँ डाल रखा है, अभी हमें पता चलता है कि किंग रोजर ने उस खजाने को कहीं पर छुपा दिया है और जो भी उस खजाने को ढूंढेगा वो खजाना उसका हो जाएगा। किंग रोजर की ये बात के सारे पायरेट्स यानी कि लुटेरे उस खजाने की तलाश में चले जाते हैं और उस खजाने का नाम होता है वन पीस। उसी के अगली तरफ हमें एक शिप को दिखाया जाता है। उस शिप के वर्कर्स नोटिस करते हैं कि समुद्र में एक लकड़ी से बना हुआ डिब्बा तैर के उनके शिप के पास आ रहा है। जैसे तैसे वो वर्कर्स उस डब्बे को अपने शिप में खींच लेते हैं। इन द सेम टाइम कुछ लुटेरे उनके शिप में अटैक कर देते हैं। वो लुटेरे गोले बारूद से हमला करने लगते हैं। इस नजारे को देख के शिप में जितने भी सारे पैसेंजर थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम एल्विडा सामा होता है और ये एल्विडा सामा उसी गैंग की लीडर होती है जिसने अभी अभी शिप पे अटैक किया था। जैसे तैसे लुटेरे की शिप भी उस नॉर्मल वाले शिप के सामने आ जाती है और फिर क्या, सारे लुटेरे लूट करने के इरादे से उस शिप में चढ़ जाते हैं। लेकिन उसी शिप में एक लड़की छुप के सारे नजारे को देख रही होती है। फिर वो लड़की अपना भेष बदलती है और लुटेरे वाले शिप में चली जाती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की भी लुटेरी थी। उसी की दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम कोबी होता है और ये लड़का यानी कि कोबी ये भी इसी लुटेरे गैंग का एक मेंबर होता है। हालांकि कोबी को लूट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे जबरदस्ती ही इस क्लैन में लाया गया है। कोबी एक कमरे में आता है और उसे वही डिब्बा दिखता है जो कि उन वर्कर्स ने समुद्र से उठाया था। डिब्बे को देख के लुटेरों को लगता है कि इस डिब्बे के अंदर कई प्रकार की शराबे होंगे। इसी कारण से वो लुटेरे उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डिब्बे से एक लड़का निकल जाता है। उस लड़के को देख के सारे लुटेरे डर के मारे पैंट गीली कर देते हैं और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम मोंकी डी लूफी होता है। लूफी का नाम सुनते ही वो सारे लुटेरे भाग खड़े होते हैं। अगली तरफ इस नजारे को देख के कोबी एकदम डर जाता है और वो लूफी से बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर वो लुटेरे अपने दोस्त के साथ आएंगे तो वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन लूफी कोबी के बात को इग्नोर करता हुआ बाहर चला जाता है। लूफी कई दिन से भूखा था तो वो सारे टेंशन को इग्नोर करता हुआ खाना खाने लगता है। बातों ही बातों में कोबी अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि आखिर वो इस लुटेरे गैंग में ज्वाइन कैसे हुआ। हमें बताया जाता है कि एक दिन कोबी अपने छोटे से शिप में फिशिंग करने जा रहा था। तभी इन लुटेरों की गैंग ने कोबी के शिप में कब्जा कर लिया और कोबी को भी अपने साथ रख लिया। इन द सेम टाइम कोबी लूफी को इस शिप में आने का रीजन पूछता है। तभी लूफी बताता है कि उसे किंग ऑफ पायरेट्स बनना है यानी कि लुटेरों का राजा। लूफी की इस बात को सुनकर कोबी पूछता है क्या तुम भी उसी खजाने के पीछे हो जिसका नाम वन पीस रखा गया है, जिसमें लूफी हाँ में जवाब देता है। लूफी बताता है कि वो किसी भी हालत में उस वन पीस खजाने को हासिल करना चाहता है, चाहे इस मिशन में उसकी जान क्यों ना चली जाए। लूफी के अपने काम पे इतना डेडिकेशन को देखकर कोबी को भी अपने आप में मोटिवेशन आने लगता है और कोबी भी ठान लेता है वो अब से वही करेगा जो उसका करने का मन हो। कोबी डिसाइड करता है कि वो अब नेवी को ज्वाइन करेगा। कोबी का बचपन का सपना यही है कि वो नेवी ज्वाइन करके ऐसे बुरे पायरेट्स को पकड़े। इसी कारण से कोबी ठान लेता है कि वो अब से उस क्लैन को छोड़ देगा और अपने ड्रीम को पूरा करेगा। इन द सेम टाइम छत को फाड़ते हुए लूफी के सामने लुटेरों की लीडर यानी कि एल्विडा आ जाती है। तभी एल्विडा अपने आप को वर्ल्ड की सबसे सुंदर लेडी बताने लगती है। इस बात को सुन के लूफी बोलता है क्या ये मोटी और सुंदर, क्या मजाक है यार। लूफी की इस बात को सुन के लीडर एल्विडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लूफी पे अटैक करने लगती है, बट लूफी कोबी को पकड़ के दूसरी जगह चले जाता है। यहाँ पर लूफी की फाइट उन लुटेरों से हो जाती है, लेकिन लूफी अपने हाथ को लंबा करके एक एक लुटेरे को धूल चटा देता है। लूफी का इतना बड़ा हाथ देख के कोबी लूफी से पूछता है कि आखिर ये उसने कैसे किया। तभी हमें पता चलता है कि लूफी की बॉडी रबर की जैसी लंबी भी हो सकती है। तभी एल्विडा लूफी से पूछती है क्या तुमने ड्रैगन फ्रूट खाया था, जिस पर लूफी हाँ में जवाब देता है। तभी एल्विडा कहती है मैंने इस पर काफी अफवाह सुनी थी, लगता है वो अफवाह सच थी। खैर ये सारी बात को साइड करते हुए एल्विडा फिर से कोबी से पूछती है कोबी सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, बोलो मैं हूँ ना। कोबी गुस्से से रिप्लाई देता है कि तुम एक घटिया और मोटी औरत हो, अब से मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा और मैं नेवी को ज्वाइन करूंगा और तुम्हारे जैसे पायरेट्स को पकड़ूंगा। कोबी की इस बात को सुन के एल्विडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कोबी के ऊपर अटैक कर देती
देती है, लेकिन तभी कोबी को साइड करता हुआ लूफी आगे आ जाता है और एल्विडा के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन उस अटैक से लूफी का कुछ नहीं होता और लूफी एल्विडा को एक पंच मारता है और उसे पानी में गिरा देता है। इन द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नेवी की कई सारी शिप आ जाती है। नेवी की शिप को देखकर लूफी कहता है, मैं भी एक लुटेरा हूँ तो मुझे नेवी से बच के भागना चाहिए। इसी कारण लूफी एक छोटे से बोट को लेता है और कोबी को अपने साथ लेकर पानी में कूद जाता है और दूसरी तरफ वो लुटेरी लड़की सारे खजाना को लेकर अपने शिप में रवाना हो जाती है। अगेन से सीन चेंज होता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोबी लूफी से बोलता है, अगर तुम वन पीस खजाने के लिए जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम ग्रैंड लाइन के पास जा रहे हो। ग्रैंड लाइन का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से बच के आना इम्पॉसिबल है। कोबी को रिप्लाई देते हुए लूफी बोलता है, हाँ मुझे पता है, इसी कारण मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है और मैं अपने टीम में जोरो को ऐड करना चाहता हूँ। तभी हमें बताया जाता है कि जोरो अभी नेवी की कैद में है एंड अगेन से सीन चेंज होता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक रस्सी से बंधा हुआ था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जोरो ही है। अब देखने वाली बात ये है कि लूफी जोरो को नेवी के कैद से कैसे बचाता है और अपनी टीम में कैसे शामिल करता है। हम लूफी और कोबी को देखते हैं जो कि जोरो को अपने क्रू में शामिल करने के लिए नेवी बेस सिटी जाने लगते हैं। तभी कोबी बताता है कि नेवी बेस सिटी में जोरो को एक बड़ा क्रिमिनल माना जाता है, साथ ही में नेवी बेस सिटी के लोग जोरो को एक डेविल भी कहा करते हैं। फाइनली जोरो और कोबी नेवी बेस सिटी पहुंच जाते हैं। नेवी बेस सिटी में पहुंचने के बाद लूफी कुछ लोगों से जोरो के बारे में पूछता है, बट जैसे ही वो लोग जोरो का नाम सुनते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं। तभी कोबी लूफी को बताता है कि इस सिटी का कैप्टन मिस्टर मॉर्गन है एंड जब तक मिस्टर मॉर्गन इस सिटी में है तब तक हम सेफ हैं। लेकिन वहाँ के लोग मिस्टर मॉर्गन का नाम सुन के और ज्यादा डर जाते हैं। कोबी को ये बात समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ के लोग कैप्टन मॉर्गन का नाम सुन के क्यों डर रहे हैं। इन द सेम टाइम लूफी और कोबी एक बड़े से गेट के सामने आ जाते हैं। गेट का दरवाजा ना खुलने के कारण कोबी और लूफी दीवार पे चढ़ जाते हैं एंड फाइनली उस गेट के अंदर हमें जोरो को दिखाया जाता है जो कि कई रस्सियों से बंधा होता है। जोरो को रस्सी से बंधा हुआ देख लूफी जोरो को छुटाने की बात करने लगता है, लेकिन कोबी लूफी की इस बात को इनकार करते हुए बताने लगता है कि अगर जोरो ने हमें यहाँ पर देख लिया तो जोरो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ से चलना ही ठीक है। बट लूफी कहता है, अरे कोबी भाई तू टेंशन मत ले, तेरा भाई यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है। इन द सेम टाइम वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है। दरअसल वो छोटी लड़की जोरो के लिए खाना लेके आई होती है। जैसे ही वो छोटी लड़की जोरो को खाना देने लगती है तभी जोरो थोड़ा एटीट्यूड में उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बट इन द सेम टाइम वहाँ पर कैप्टन मॉर्गन का बेटा आ जाता है। कैप्टन मॉर्गन का बेटा उस छोटी सी लड़की के हाथ से राइस बॉल लेता है और नीचे जमीन में फेंक के कुचल देता है और कहता है कैदियों का मदद करना एक अपराध है और इसके लिए जान से भी मारा जा सकता है। इसी कारण से कैप्टन मॉर्गन का बेटा उस छोटी सी लड़की को उठा के दीवार के उस पार फेंक देता है, बट जमीन में गिरने से पहले लूफी अपने हाथों को लंबा करते हुए उस छोटी सी लड़की को बचा लेता है। सीन चेंज होता है एंड फाइनली लूफी जोरो के सामने आ खड़ा होता है। लूफी बोलता है, अरे जोरो भाई मैंने सुना है तुम अच्छे लड़के नहीं हो, क्या सच है क्या? रिप्लाई देते हुए जोरो बोलता है, तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं जैसा भी हूँ तुम्हें क्या। जैसे ही लूफी वहाँ से जाने लगता है तभी जोरो लूफी को फेंका हुआ खाना देने के लिए बोलता है। अब जोरो कई दिनों से भूखा था तो फेंका हुआ खाना इजिली खा लेता है। सीन चेंज होता है और लूफी ये बात उस छोटी सी लड़की को बताता है कि जोरो ने वो खाना खा लिया जो कि उसने बनाया था। जोरो ने उसके हाथ से बना हुआ खाना खाने की ये न्यूज सुन के वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लूफी उस छोटी सी बच्ची से पूछता है, क्या जोरो सच में इतना बुरा आदमी है? तभी वो छोटी सी लड़की बताती है कि जोरो एक बहुत ही अच्छा आदमी है। दरअसल कुछ महीने पहले कैप्टन मॉर्गन का बेटा अपने कुत्तों के साथ मजे करने के लिए सिटी में आया होता है और अनलकीली कैप्टन मॉर्गन के बेटे का एक कुत्ता उस छोटी सी बच्ची के रेस्टोरेंट में घुस जाता है एंड वो छोटी सी बच्ची उस कुत्ते को रेस्टोरेंट से बाहर निकालने के लिए एक लकड़ी से उस कुत्ते को मार देती है। लेकिन तभी वो कुत्ता उस लड़की पे अटैक करने ही वाला था कि जोरो आके उस कुत्ते को दूर फेंक देता है। अपने कुत्ते को मार खाता देख कैप्टन का बेटा गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। एक तरफ कैप्टन का बेटा जोरो को देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है एंड उसी की दूसरी तरफ कैप्टन का बेटा जोरो पे अटैक भी कर देता है, बट भाई वो जोरो है उसके अटैक को इजिली डॉज कर लेता है और उसी के साथ कैप्टन के बेटे को एक मुक्का भी पेल देता है। तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा बताता है कि जोरो ने अगर उसे कुछ भी किया तो उसका बाप यानी कि कैप्टन मॉर्गन उस छोटी बच्ची और उसकी माँ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कैप्टन का बेटा जोरो के सामने एक डील रखता है। कैप्टन का बेटा बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि ये छोटी बच्ची और इसकी माँ सही सलामत रहे तो तुम्हें 1 महीने के लिए नेवी के कैद में रहना होगा। बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए तुम अगर 1 महीने तक सरवाइव कर लेते हो तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। उस बच्ची के लिए जोरो ये डील एक्सेप्ट कर लेता है और नेवी के कैद में रह जाता है। सीन प्रेजेंट पे आ जाता है और हमें पता चलता है कि जोरो
जोरो को कैद हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। इसका मतलब कि 1 वीक के बाद जोरो आजाद होने वाला है। इन द सेम टाइम वहाँ पर कैप्टन का बेटा आ जाता है। रेस्टोरेंट में आने के बाद मॉर्गन का बेटा जोर जोर से हंसते हुए जोरो को फांसी देने की बात करने लगता है, लेकिन लकीली ये बात लूफी सुन लेता है और लूफी जाके मॉर्गन के बेटे को एक जोर से पंच मार देता है। मॉर्गन का बेटा अपने बाप का नाम लेते हुए लूफी को डराने लगता है, लेकिन लूफी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लूफी बोलता है, ओ भाई मॉर्गन सोर्गन का बेटे, बात सुन ले, जोरो को मैं अपने क्रू में शामिल करने वाला हूँ, तो खबरदार उसके साथ कुछ भी गलत किया तो। अगली तरफ हमें मॉर्गन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉर्गन का बेटा उसे लूफी के बारे में बता रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दोबारा से लूफी जोरो के सामने आ खड़ा होता है। जब जोरो लूफी से पूछता है कि वो आखिर बार बार यहाँ पे किस कारण से आ रहा है, बट लूफी बताता है कि वो जोरो को अपने क्रू में शामिल करना चाहता है, लेकिन जोरो लूफी की इस बात को इनकार कर देता है। तभी लूफी जोरो के सामने एक शर्त रखता है। लूफी कहता है, अरे जोरो भाई, अगर मैं तुम्हारे शॉर्ट्स तुम्हें वापस कर दूं तो क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे? अपने शॉर्ट्स को सुनकर जोरो हाँ कर देता है। जोरो को हाँ बोलते ही लूफी शॉर्ट की तलाश में नेवी बेस में चला जाता है। अगली तरफ नेवी बेस सिटी पे मॉर्गन अपना स्टेचू लगा रहा होता है, लेकिन मॉर्गन को परेशान करते हुए बार बार मॉर्गन का बेटा लूफी के बारे में बता रहा होता है। अपने ही बेटे से परेशान होकर मॉर्गन खुद अपने बेटे को मारने लगता है। तभी लूफी अपने हाथों को लंबा करते हुए नेवी बेस सिटी के ऊपर चला जाता है। उसी के साथ लूफी मॉर्गन का स्टेचू भी तोड़ देता है। अपने स्टेचू को टूटा हुआ देख मॉर्गन आग बबूला हो जाता है। लूफी को देखने के साथ मॉर्गन का बेटा बोलता है, डैड, ये वही लड़का है जिसने मुझे कुत्ते की तरह मारा था। लेकिन लूफी का जवाब नहीं। लूफी मॉर्गन के बेटे को अपने साथ लेकर भाग जाता है। अगली तरफ हम उसी पायरेट लड़की को देखते हैं जो कि शिप में भी थी। एंड हैरान की बात तो ये है कि ये पायरेट लड़की भी नेवी बेस सिटी के अंदर ही थी। अगली तरफ लूफी मॉर्गन के बेटे को मारते हुए जोरो की सोर्स के बारे में पूछने लगता है। मॉर्गन के आदमी लूफी का पीछा करते करते आ जाते हैं। लूफी के ऊपर फायर करने ही वाले थे कि लूफी मॉर्गन के बेटे को ढाल बनाकर बच जाता है। दूसरी तरफ कोबी जोरो को छुटाने की पूरी कोशिश करने लगता है और उसे बताता है कि मॉर्गन का बेटा उसे जान से मारने की साजिश रच रहा था। और लकीली ये बात लूफी ने सुन ली और जाकर मॉर्गन के बेटे को कुत्ते की तरह मार दिया। कोबी बोलता है, सच कहूँ तो जोरो, लूफी ने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन अभी तुम्हारी बारी है कि लूफी की जान तुम बचाओ। लूफी तुम्हारे शॉर्ट्स को लेने के लिए अकेले ही नेवी बेस के अंदर चला गया है और मुझे ये भी पता है कि जोरो तुम्हारे अलावा अभी लूफी को कोई भी नहीं बचा सकता। सो प्लीज जोरो, मेरे खातिर लूफी को बचाओ। बट इन द सेम टाइम वहाँ पर मॉर्गन अपने आदमियों के साथ आ जाता है। कैप्टन मॉर्गन को अपने सामने देखकर कोबी बहुत ज्यादा डर जाता है। मॉर्गन के आदमी जोरो और कोबी के ऊपर फायर कर देते, बट इन वक्त पर वहाँ पर लूफी कोबी और जोरो के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो सारे गोली लकीली लूफी को लग जाते हैं। गोली लगने के बाद भी लूफी को कुछ नहीं होता, क्योंकि लूफी की बॉडी रबर की तरह स्ट्रेच हो सकती थी। इस नजारे को देखकर कोबी और जोरो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। जोरो को शॉट्स देते हुए लूफी बोलता है, जैसे कि मैंने कहा था जोरो भाई, मैंने तुम्हारे सारे शॉट्स को तुम्हारे हवाले कर दिया, तो अब क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे? लूफी ने जोरो की जान भी बचाई थी और साथ ही में उसके शॉट्स उसको वापस भी कर दिए थे। इसी कारण से जोरो लूफी के क्रू में शामिल होने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ मॉर्गन के आदमी अभी तक ये नजारा देख के सदमे में ही थे। तभी मॉर्गन बताता है, मुझे लगता है इसने डेबल फ्रूट खाया होगा। हमें बताया जाता है कि डेबल फ्रूट खाने के बाद उस यूजर के पास अलग अलग एबिलिटीज आ जाते हैं, जैसे कि फायर एबिलिटी, वाटर एबिलिटी वगैरह वगैरह। उसी की अगली तरफ लूफी जोरो को उन रस्सियों से आजाद करने की कोशिश करता है, बट इसमें लूफी नाकामयाब हो जाता है। वो रस्सियों को खोल भी नहीं पा रहा था। यही मौका देख के मॉर्गन के आदमी तलवारों के साथ लूफी और जोरो पे अटैक करने चले जाते हैं, लेकिन इन वक्त पर जोरो तीनों सोर्स को यूज करके उन सारे अटैक्स को रोक देता है। तभी जोरो थोड़ा एटीट्यूड से बोलता है, मेरे कहे मुताबिक मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन करूंगा और अभी मैंने पायरेट क्रू को ज्वाइन कर लिया, तो इसका मतलब मैं भी एक क्रिमिनल बन चुका हूँ, तो मैं इजिली इन लोगों को खत्म कर सकता हूँ। जोरो ये भी बताता है कि उसका एक ही ड्रीम है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का। इसी कारण से वो लूफी के क्रू को ज्वाइन भी कर रहा है। इन द सेम टाइम लूफी अपने पैरों को लंबा करके मॉर्गन के सारे आदमियों को मार गिराता है। मॉर्गन के आदमियों पे इतनी जान नहीं बची थी कि वो दोबारा खड़े होकर जोरो और लूफी से लड़े, लेकिन लूफी अपने फुल स्पीड पे जाकर डायरेक्ट मॉर्गन पे अटैक कर देता है। इसी के साथ कैप्टन मॉर्गन भी लूफी के साथ दो हाथ करने के लिए रेडी हो जाता है। मॉर्गन अपने हाथ पे लगा स्वॉर्ड से लूफी पर अटैक करता है, बट लूफी उस अटैक को इजिली डॉज कर देता है। मॉर्गन का वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसके एक अटैक से जमीन
जमीन तक फट जाती है, लेकिन लूफी हवा में उड़कर मॉर्गन को ही लात मार देता है। मॉर्गन लूफी पर बैक टू बैक हमला करता रहता है, बट लूफी सारे हमले को डॉज करता हुआ बैक टू बैक मॉर्गन को ही मारने लगता है। तभी मॉर्गन का बेटा कोबी पर बंदूक तान देता है और कहता है अगर तुम लोगों ने एक भी कदम बढ़ाया तो ये मारा जाएगा। लेकिन लूफी अपने हाथों को अलंबा करके मॉर्गन के बेटे को एक पंच मार के दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ जोरो कैप्टन मॉर्गन को अपनी तलवार से बीच से काट देता है। मॉर्गन के कैद से आजाद होने के बाद सारे सेना सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जोरो भूख के कारण से बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। अगली तरफ वही पायरेट्स लड़की को एक मैप टाइप का चार्ट मिल जाता है जिसमें कैप्टन बग्गी का नाम दिया गया था, जिसको बग्गी द इमोर्टल भी कहा जाता है। खाना खाने के दौरान जोरो लूफी से पूछता है हम लोगों के अलावा तुम्हारे क्लू में कितने लोग और भी हैं, जिसपे लूफी एक उंगली अपनी तरफ करता है और तो दूसरी उंगली जोरो की तरफ करता है। इस हरकत को देख के जोरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी लूफी कहता है जब हम दोनों ही काफी हैं तो क्रू में और लोगों की क्या जरूरत। तभी जोरो लूफी से उसके पायरेट शिप के बारे में पूछता है और लूफी जोरो को अपना पायरेट शिप दिखाता है जो कि बहुत ही छोटा था। उसे देखकर जोरो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हमें ग्रैंड लाइन के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि दुनिया दो हिस्सों में बांटा गया है और उसको रेड लाइन कहा जाता है, और ग्रेड लाइन बिल्कुल रेड लाइन के परपेंडिकुलर से पार होके जाता है। और किंग रोजर ने कहा था कि उसने अपने वन पीस खजाने को ग्रैंड लाइन के आखिरी हिस्से पर रखा था, और वन पीस लेने के इरादे से जितने भी पायरेट्स है वो सारे पायरेट्स वहाँ पर जाते हैं। फिलहाल उस जगह पर कई सारे पायरेट्स आते हैं और एक आपस में फाइट करते हैं। इस कारण से अभी वो जगह एक बैटल फील्ड बन चुकी है और हमारा लूफी जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। इस कारण से वो उस ग्रैंड लाइन के पास जाने की बात करने लगता है। लूफी की इस बात को सुन के कोबी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है नहीं, तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। उस ग्रैंड लाइन के पास हजारों तादाद में पायरेट्स होंगे तो तुम दोनों ही काफी नहीं हो। हमें मिले हुए काफी दिन तो नहीं हुए, बट मैं तुम्हें एक सच्चा दोस्त मानता हूँ लूफी। अगेन से कोबी बोलता है मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। अब मुझे अपने आप पर भरोसा करना होगा और इसलिए अब मैं नेवी को ज्वाइन करूंगा। कोबी की इस बात को सुन के जोरो बताता है नेवी के भी कुछ रूल और वसूल हैं। वो किसी को भी नेवी में ज्वाइन करने से पहले उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोबी तुम नेवी को ज्वाइन कर पाओगे, क्योंकि तुम पिछले 2 साल से एल्विडा के शिप में काम कर रहे हो और वो एल्विडा एक पायरेट्स थी। इन द सेम टाइम वहाँ पर नेवी के कुछ आदमी आ जाते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि तुम लोग पायरेट्स हो, तुमने हमारे विलेज को बचाया है, लेकिन तुम लोग एक पायरेट्स हो तो तुम्हें अभी के अभी इस विलेज को छोड़ के जाना पड़ेगा। लूफी और जोरो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एक नेवी का आदमी कोबी को देखते हुए लूफी से पूछता है ए लड़के, क्या ये भी तुम्हारे साथ है? जिसपे लूफी रिप्लाई देता है हाँ मुझे पता है, ये एल्विडा पायरेट्स के साथ काम कर रहा था। कोबी लूफी से बोलने के लिए बार बार मना करता है, लेकिन लूफी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और फिर गुस्से में कोबी लूफी को एक पंच मार देता है। लूफी और कोबी के बीच में फाइट स्टार्ट होने लगता है। एक दूसरे को मारता है तो दूसरा दूसरे को मारता है, लेकिन जोरो लूफी को पकड़ते हुए बोलता है अरे कैप्टन जोरो, उसे जाने दो, छोड़ो भी। कोबी को इस बात का एहसास हो जाता है कि लूफी ने इसलिए उसे मारा था कि वो नेवी के सामने कोबी को एक आम इंसान साबित कर दे। कोबी काफी ज्यादा मोटिवेट के साथ नेवी को बोलता है सर प्लीज मुझे भी नेवी में रख लो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एंड फाइनली कोबी को नेवी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगली तरफ हम देखते हैं कि कोबी लूफी को थैंक यू बोलकर सलूट मारने लगता है और साथ ही में सारे नेवी के लोग भी लूफी और जोरो को सल्यूट करते हैं। और कोबी अपने मनी मन में बोलता है लूफी हम एक दिन जरूर मिलेंगे, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा लूफी। एंड फाइनली लूफी और जोरो वन पीस के तलाश में चले जाते हैं। अगली तरफ हमें एक शिप को दिखाया जाता है जहाँ के पायरेट्स अपने खजाना को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही पायरेट्स लड़की आ जाते हैं जिसे हम एपिसोड नंबर 1 से देख रहे हैं। वो लड़की उन पायरेट्स से मदद मांगने लगती है, बदले में वो लड़की उन पायरेट्स को खजाना दे देती है। लालच के चक्कर में वो सारे पायरेट्स उस लड़की के शिप में आ जाते हैं, बट अनलकीली वो लड़की उन पायरेट्स की शिप और उसके खजाने को लेकर रवाना हो जाती है। शिप छोटा होने के
के कारण से पानी पड़ने के साथ ही वो शिप डूब जाती है और साथ ही में वो तीनों पायरेट्स भी उसी समुद्र में डूब जाते हैं। अगली तरफ एक कन्वर्सेशन के दौरान लूफी के हेड से उसका कैप हवा में उड़ जाता है और उसी के साथ हमें लूफी का कुछ पास्ट भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक जगह पर सारे पायरेट्स पार्टी कर रहे थे, तभी छोटा लूफी बोलता है, सैंक्स आप अपने दूसरे मिशन पे मुझे भी ले जाना, मैं भी एक पायरेट्स बनना चाहता हूँ। सैंक्स हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो कि जैसे कि तुम एक पायरेट्स बन जाओगे। ये सुनकर सारे पायरेट्स हंस के लूफी का मजाक उड़ाने लगते हैं। छोटा लूफी गुस्से से बोलता है, मेरा एक पंच बुलेट की तरह है और मुझे अच्छे से स्विमिंग करना भी आता है। छोटे लूफी की इस बात को सुन के फिर से सारे पायरेट्स मजाक उड़ा के हंसने लगते हैं। तभी सैंक्स लूफी को एक जूस का गिलास देता है और लूफी उस गिलास को फट से पी जाता है। तभी सैंक्स बोलता है, मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी पायरेट्स जूस पीता है। इस बात को सुन के सारे पायरेट्स लूफी का फिर से मजाक उड़ा के हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। उस आदमी के आने से पूरा रूम शांत हो जाता है, लेकिन हमारा सैंक्स आराम से अपना खाना और ड्रिंक पी रहा होता है। हमें बताया जाता है कि ये लोग माउंटेन बैंडिट्स से और ये यहाँ पर अपने टीम के लिए ड्रिंक लेने आए थे, बट लकीली उस रेस्टोरेंट में सारे ड्रिंक्स खत्म हो जाते हैं। तभी सैंक्स बोलता है, अगर आपको एतराज ना हो तो ये बोतल ले सकते हैं, मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। बट वो आदमी एक पंच मारकर सैंक्स के बोतल को तोड़ देता है और बड़े एटीट्यूड से बोलता है, तुम एक बोतल दे के मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे एक बोतल नहीं एक पेटी चाहिए चूतिए। बट अगली तरफ सैंक्स चुपचाप उस फूटे हुए बोतल को उठाने लगता है, लेकिन वो आदमी फिर से वहाँ पर तोड़फोड़ कर देता है और धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। सैंक्स का अपमान देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट सारे पायरेट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। छोटा लूफी चिल्लाकर बोलता है, ये बिल्कुल भी कूल नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी वो लोग हमारा मजाक उड़ा के चले गए। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन थे और कितने थे। लूफी गुस्से के कारण से सामने रखा हुआ बॉक्स से कुछ खाने लगता है। तभी सैंक्स लूफी को हिलाकर वो चीज बाहर निकालने लगता है जो कि लूफी ने अभी अभी खाया था, लेकिन लूफी अचानक रबर की तरह स्ट्रेच हो जाता है। अभी हमें बताया जाता है कि ये सब गम गम यानी कि डेविल फ्रूट खाने के कारण से हुआ है। गम गम फ्रूट खाने का एक डिसएडवांटेज भी है, जो कि लूफी अब से कभी भी स्विमिंग नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि लूफी का स्विम करने का एबिलिटीज उससे छिन गया है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वही आदमी जो रेस्टोरेंट में आया था वो लूफी को मार रहा था। तभी एक लेडी मेयर को बताती है कि लूफी मुसीबत में है। मेयर लूफी को छोड़ने की भीख मांगता है, बट वो आदमी लूफी को नहीं छोड़ता। लकीली वहाँ पर सैंक्स आता है और लूफी से बोलता है, लूफी तुमने कहा था कि तुम्हारा पंच एक बुलेट की तरह काम करता है, तो अब क्या हुआ लूफी? जैसे ही सैंक्स लूफी को बचाने आगे बढ़ता है, तभी एक बैंडिट सैंक्स के ऊपर पिस्तौल तान देता है, लेकिन सैंक्स का आदमी उस बैंडिट को अपने पिस्तौल से ही उड़ा देता है। जब सारे बैंडिट सैंक्स पे हमला करने आते हैं, तब सैंक्स का एक आदमी उन सारे बैंडिट्स को मार गिराता है। ये देखने से ऐसा लग रहा था कि सैंक्स के हर एक क्रू मेंबर ओवर पावरफुल थे, लेकिन एन वक्त पर वो बैंडिट स्मोक करके लूफी को अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि वो बैंडिट्स लूफी को समुंदर पे फेंक देता है और डेविल फ्रूट खाने के बाद लूफी स्विम नहीं कर सकता। जब वो बैंडिट लूफी को पानी में फेंक देता है, तभी एक सी हॉर्स उस बैंडिट को जिंदा निकल लेता है। जैसे ही वो सी हॉर्स लूफी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एन वक्त पर सैंक्स आ जाता है। सैंक्स का इतना ज्यादा खौफ था कि वो सी हॉर्स सैंक्स के आंखों में देखकर डर के मारे भाग जाता है, लेकिन उस दौरान सैंक्स ने अपना एक आर्म भी खो दिया था। ये देखकर लूफी काफी ज्यादा रोने लगता है। अगली तरफ सैंक्स और उसके क्रू किसी और मिशन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सैंक्स अपना कैप लूफी को देता है और बोलता है, मुझे पता है लूफी कि तुम एक दिन जरूर पायरेट बनोगे। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन मैं तुम्हें एक पायरेट किंग बनता हुआ देखूंगा। एंड सीन प्रेजेंट पे आ जाता है और जोरो को काफी ज्यादा भूख लगने के कारण से लूफी बोलता है, डोंट वरी लूफी, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। और लूफी अपने हाथों को लंबा करते हुए एक पंछी को पकड़ने जाता है, लेकिन उल्टा ही पंछी लूफी को पकड़ देता है। दूसरी तरफ जोरो लूफी को बचाने के लिए फुल ट्राई करने लगता है। इसी दौरान वही पायरेट्स जो कि पानी पड़ने के कारण से डूब गए थे, वो जोरो से मदद मांगने लगते हैं, लेकिन जोरो का फुल फोकस लूफी को बचाने में था। जैसे तैसे वो पायरेट शिप में चढ़ जाते हैं और वो कैप्टन बग्गी का नाम लेकर जोरो को डराकर बोट रोकने के लिए कहते हैं। ये वही कैप्टन बग्गी था जो कि उस पायरेट्स लड़की के मैप में भी था, बट जब उन पायरेट्स को पता चलता है कि उनके सामने जोरो खड़ा है, तब वो
डर के मारे जोरो से माफी मांगकर बोट को चलाने लगते हैं। जब जोरो उन पायरेट से कैप्टन बग्गी के बारे में पूछता है तब हमें बताया जाता है कि कैप्टन बग्गी ने भी एक डेविल फ्रूट खाया था और कैप्टन बग्गी एक थोड़ा सरफिरा आदमी भी है। अगली तरफ वो पंछी लूफी को हवा में ही लेके जा रहा था, लेकिन कैप्टन बग्गी के आदेश के कारण से कैप्टन बग्गी के आदमी उस पंछी पे फायर कर देते हैं। इसी कारण से लूफी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। एंड फाइनली लूफी और वो लड़की जो कि एपिसोड नंबर 1 से देख रहे थे वो आमने सामने आ जाते हैं और वो पायरेट लड़की लूफी को बॉस बोलने लगती है। उसी के साथ वो पायरेट लड़की वहाँ से भाग जाती है। लूफी एकदम हक्का बक्का था। लूफी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की उसे बॉस क्यों बोल रही थी। तभी बग्गी के आदमी लूफी को उस लड़की का बॉस समझ लेते हैं और मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट लूफी एक ही बार में सबको नॉकआउट कर देता है। वो पायरेट लड़की ऊपर से सब कुछ देख रही थी। वो लूफी के फाइट से इम्प्रेस हो जाती है और फाइनली हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि होता है नामी। नामी लूफी के क्रू में आना चाहती थी, बट लूफी उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। लूफी नामी को अपने क्रू में लेने के लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ हमें बग्गी द इमोर्टल को दिखाया जाता है। बग्गी कहता है उस लड़की ने इतनी आसानी से वो मैप कैसे चुरा लिया, तुम लोग क्या झक मार रहे थे। तभी कैप्टन बग्गी का एक आदमी अपने ही मालिक का मजाक उड़ाने लगता है और कैप्टन बग्गी बिना हाथ लगाए अपने डेविल फ्रूट की पावर से उसे हवा में उड़ा देता है। वो आदमी कैप्टन बग्गी से माफी मांगने लगता है, तब जाकर बग्गी उसे छोड़ देता है। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, बट मुझे अभी के अभी वो मैप चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी काफी मजे के साथ खाना एंजॉय कर रहा था। तभी नामी अपना गोल बताने लगती है। नामी बताती है कि उसे 100 मिलियन बेरीज ऑन करना है, चाहे उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लूफी पूछता है कि आखिर वो इतने बेरीज का क्या करेगी, लेकिन नामी लूफी को बताने से मना कर देती है। तभी नामी कहती है ये ग्रैंडलैंड का मैप है और इसकी मदद से ही मैं 100 मिलियन बेरीज ले पाऊंगी। नामी के इन बातों को सुनकर लूफी नामी को अपने पायरेट क्रू में ज्वाइन होने के लिए बोलता है, लेकिन पायरेट का नाम सुनते ही नामी क्रू में ज्वाइन होने के लिए मना कर देती है। नामी बताती है कि वो पायरेट से सख्त नफरत करती है, वो केवल पैसों से प्यार करती है। नामी का पीछा अभी भी बग्गी के आदमी कर रहे थे, इस कारण से नामी लूफी के सामने एक शर्त रखती है। नामी कहती है वो लूफी के क्रू को ज्वाइन करेगी, बदले में लूफी को उसके साथ कैप्टन बग्गी के पास जाना होगा और हमारा लूफी इतना शरीफ वो फट से मान जाता है। नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है। जब लूफी नामी से पूछता है कि आखिर उसे रस्सी से क्यों बांधा गया है, तभी नामी कहती है क्यों लूफी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। लूफी बग्गी द पायरेट से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसी कारण से लूफी वैसे ही चला जाता है। सीन चेंज होता है और नामी लूफी को फंसाते हुए कैप्टन बग्गी से बोलती है कैप्टन बग्गी ये वही लड़का है जो आपके मैप को चोरी करके गया था, लेकिन मैंने एन वक्त पर इसे पकड़ लिया और आपका मैप भी वापस लेके आ गई। अगेन से नामी कहती है कैप्टन बग्गी क्या मैं आपके क्रू में ज्वाइन हो सकती हूँ। इस बात पर कैप्टन बग्गी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी कैप्टन बग्गी जोर जोर से हंसने लगता है और नामी को अपने क्रू में ज्वाइन होने का परमिशन दे देता है। उसी के दूसरी तरफ लूफी को एक पिंजरे में कैद किया जाता है। मैप वापस मिलने की खुशी में सारे पायरेट्स पार्टी करने लगते हैं, लेकिन लूफी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैद है, बल्कि वो लेग पीस उठाने में बिजी था। इन द सेम टाइम अचानक बग्गी द इमोर्टल का सिर फिर जाता है और वो अपने तोप से सारे टाउन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सुकून, बड़ा सुकून मिल रहा है। बग्गी पावर और डेविल फ्रूट पावर की मदद से मैं बग्गी द इमोर्टल ग्रैंडलैंड पर कब्जा कर लूंगा। क्यों नामी मैंने सही कहा ना। तभी लूफी बोलता है गलत, तुमने गलत कहा, तुम नहीं मैं करूंगा सब पे राज। नामी लूफी को ये सब बोलने से रोकने लगती है। तभी बग्गी बोलता है नामी तुम उसकी बहुत फिक्र कर रही हो, लेकिन नामी किसी तरह बग्गी के सामने अपना लॉयलिटी फिर से साबित कर देती है। लेकिन कैप्टन बग्गी नामी की लॉयलिटी को चेक करने के लिए लूफी को मारने का आदेश देता है, लेकिन किसी हालत में भी नामी लूफी को नहीं मार पाती। तभी कैप्टन बग्गी का एक आदमी नामी के हाथ से फायर स्टिक छीनता है और आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन नामी एक डंडे की मदद से उस आदमी को मार गिराती है। नामी की इस हरकत को देखकर कैप्टन बग्गी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर क्या, कैप्टन बग्गी लूफी और नामी को मारने का ऑर्डर दे देता है। किसी तरह बग्गी द इमोर्टल का एक आदमी उस तोप पर आग लगा देता है, लेकिन तोप पे पूरा आग लगने से पहले नामी अपने हाथों
से उस आग को बुझा देती है। इन द सेम टाइम कैप्टन बग्गी के आदमी नामी पर हमला बोल देते हैं, लेकिन इन वक्त पर जोरो आके उन सब के अटैक को रोक देता है। जोरो को अपने सामने देखकर कैप्टन बग्गी बोलता है, अच्छा तो तुम हो जोरो, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम मेरे शासन छीनना चाहते हो? जोरो कहता है, मुझे इस काम का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बग्गी द इमोर्टल कहता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है। क्या हो अगर मैं जोरो को मारकर अपना नाम और रोशन करूं? जोरो बोलता है, अच्छा तो ट्राई कर लो ना तुम भी। एंड दोनों एक आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट जैसे ही कैप्टन बग्गी जोरो पर अटैक करता है, वैसे ही जोरो अपने तलवार से बग्गी के एक पैर और एक हाथ को काट देता है। बट अचानक बग्गी अपने कटे हुए हाथ से ही जोरो के अंदर तलवार घुसा देता है और वो कटा हुआ हाथ और पैर ऑटोमेटिक ही जुड़ जाता है। इस सीन को देख के सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि कैप्टन बग्गी ने एक चॉप फ्रूट यानी कि डेवल फ्रूट खाया था। उसी डेवल फ्रूट के पावर से कैप्टन बग्गी अपने बॉडी को रिजॉइन कर सकता है। अगली तरफ जो बंदा खुद रबर का पावर रखता है वो भी इस पावर को देखकर हैरान था, यानी कि लूफी। तभी लूफी गुस्से से कैप्टन बग्गी को बिग नॉइज के नाम से बुलाने लगता है। कैप्टन बग्गी का इंसल्ट सुन के सब चुप हो जाते हैं। कैप्टन बग्गी कहता है, तुमने अभी अभी मेरा नाक का मजाक उड़ाया, अब तू तो गया बेटे। इसी के साथ बग्गी द इमोर्टल लूफी की तरफ तलवार से अटैक कर देता है, बट लूफी उसके हाथ सहित तलवार को भी अपने मुंह से पकड़ लेता है। तभी लूफी कहता है, कैप्टन बग्गी ये तलवार मैं तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। लूफी की इस बात को सुनकर सब के सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगली तरफ लूफी हंसते हुए जोरो को वहाँ से भागने को कहता है एंड जोरो भी लूफी का प्लान समझ जाता है। जोरो वहाँ से भागता उससे पहले कैप्टन बग्गी आकर जोरो पर बैक टू बैक अटैक करने लगता है, बट फिर से जोरो कैप्टन बग्गी को बीच से काट कर वहाँ से भागने लगता है। जोरो भागते भागते तोप के पास आ जाता है और तोप को उठाकर कैप्टन बग्गी की तरफ कर देता है और वहीं पर नामी उस तोप पर आग लगा देती है। उस हमले से वो जगह पूरा तहस नहस हो जाता है, फिर भी कैप्टन बग्गी नहीं मरता। कैप्टन बग्गी एक जगह छुपकर सारे नजारे को देख रहा होता है। अगली तरफ जोरो जख्मी हालत पर भी लूफी को गिरने से बचा रहा होता है। जैसे तैसे जोरो लूफी को बचाते हुए सेफ जगह लेके जाता है। दूसरी तरफ लूफी एक कुत्ते को देखता है और उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन वो कुत्ता लूफी को काट देता है। इन द सेम टाइम नामी उस पिंजरे का चाबी लेकर लूफी के सामने फेंक देती है। लूफी उस चाबी को उठाने से पहले वो चाबी कुत्ता खा लेता है। उसके बाद लूफी की हरकतें देखो तुम। इन द सेम टाइम वहाँ पर उस सिटी का मेयर आ जाता है और जोरो को जख्मी हालत पे देख जोरो की मदद करता है। एंड हमें थोड़ा सा इस कुत्ते के बारे में बताया जाता है। ये डॉगी और इसका एक बूढ़ा मालिक मिलकर दोनों शॉप को चलाया करते थे। जितना प्यार डॉगी अपने मालिक से करता उतना ही प्यार मालिक भी अपने डॉगी से करता, लेकिन किसी रीजन के कारण उस डॉगी का बूढ़ा मालिक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। हॉस्पिटल जाने से पहले वो बूढ़ा आदमी डॉगी को बोल कर जाता है कि जब तक वो वापस ना आए वो इस शॉप का अच्छे से ख्याल रखे। इसी कारण से वो डॉगी हमेशा उस शॉप के आगे तैनात रहकर उस शॉप की रक्षा करता है। इन द सेम टाइम बग्गी द इमोर्टल का एक आदमी जिसका नाम मोजी होता है, वो अपने शेर के साथ लूफी के सामने आ जाता है। मोजी कहता है, मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मुझे जोरो चाहिए, बताओ जोरो कहाँ है? बट लूफी उसे बताने से मना कर देता है। तभी मोजी का शेर अपने एक पंच से पिंजरा तोड़ देता है और लूफी को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। अब लूफी आजाद है तो रेडी हो जाओ फाइट का मजा लेने के लिए। उसी की दूसरी तरफ मोजी अपने शेर की मदद से उस डॉगी के शॉप को तोड़कर उसे आग लगा देता है। वो छोटा सा डॉगी शेर और मोजी को रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, बट वो उस शेर के आगे क्या ही कर सकता था। उसी की दूसरी तरफ लूफी उस मोजी और उस शेर के सामने आ खड़ा होता है। जब शेर लूफी पर दोबारा सा अटैक करने लगता है तब लूफी अपने हाथों को लंबा करके उस शेर को गोल गोल घुमा देता है। जब मोजी लूफी से पूछता है कि आखिर ये सब उसने कैसे किया, तब लूफी बताता है उसने गम फ्रूट खाया था। लूफी की इस बात को सुनते ही बग्गी द इमोर्टल का आदमी लूफी से माफी मांगने लगता है। लूफी बोलता है, मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं, तुमने उस डॉगी के ट्रेजर शॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए अब तुम्हारा बचने का कोई भी सवाल नहीं। एंड ऐसा कहने के साथ ही लूफी उसको मार देता है। अगली तरफ नामी देखती है कि वो डॉगी
बग्गी अपने मालिक के शॉप के आगे मासूम सा बैठा होता है। उस डॉगी के मासूम से चेहरे को देखकर नामी कहती है, सब पायरेट्स आखिर एक जैसे ही होते हैं। लूफी लुटेरे, तुम अभी तक जिंदा हो? तुमने भी वैसा ही तो किया जैसे और पायरेट्स करते हैं। शायद मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूं इससे पहले कि तुम अपना क्रू बनाओ। लेकिन बीच में मेयर आके नामी को रोक लेता है। लूफी उस डॉगी के सामने जाता है और एक फूड का पैकेट रखता है और वो डॉगी उस फूड को लेकर लूफी को गुड बाय कर देता है। लूफी को डॉग के साथ अच्छा बर्ताव करता देख नामी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन लूफी तो शुरू से ही कुत्ते को अच्छा मानता था। खैर, जिस डॉगी के शॉप को मोजी और उसके लायन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसी शॉप के अंदर जोरो सोया हुआ था। लेकिन उतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी जोरो सही सलामत था। विलेज को हमेशा से डिस्ट्रॉय होता देख मेयर से रहा नहीं जाता और वो कैप्टन बग्गी से लड़ने जाने लगता है। लेकिन उसे नामी रोक लेती है। नामी के लाख रोकने के बावजूद भी मेयर बग्गी से लड़ने चला जाता है। बूढ़े मेयर को साथ देने के लिए जोरो, नामी, लूफी कैप्टन बग्गी के इलाके में चले जाते हैं। और हाँ, अब नामी भी लूफी के क्रू में ज्वाइन हो चुकी है। अगली तरफ सिटी का मेयर कैप्टन बग्गी से फाइट करने का चेतावनी देने लगता है। लेकिन बग्गी अपने हाथों को लंबा करके मेयर की गर्दन पकड़ लेता है। ठीक टाइम पर आकर लूफी मेयर को बचा लेता है। लेकिन मेयर कहता है कि ये उसकी फाइट है तो इसलिए बीच में कोई भी दखल अंदाजी नहीं देगा। मेयर ये भी कहता है कि वो अपने सिटी को खुद प्रोटेक्ट करेगा। बट लूफी उस बूढ़े मेयर को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। मेयर को बचाने का सिर्फ यही रास्ता था, वरना कैप्टन बग्गी उस मेयर को मार देता। उसके बाद लूफी जोर से चिल्लाने लगता है। ये साउंड इतना पावरफुल था कि कैप्टन बग्गी की भी फट जाती है। तभी कैप्टन बग्गी लूफी पर तोप से हमला कर देता है। बट लूफी गम गम फ्रूट का पावर का यूज करके अपने शरीर को बड़ा और लचीला बना देता है, जिससे वो तोप का गोला लूफी के बॉडी से टकराकर कैप्टन बग्गी के ऊपर ही फूट जाता है। उस गोले से सारे आदमी घायल हो जाते हैं सिवाय कैप्टन बग्गी के, क्योंकि कैप्टन बग्गी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 लोगों को जान से मार दिया था। तभी सीन में नए विलेन की एंट्री होती है जिसका नाम काबाजी होता है। काबाजी इतना पावरफुल था कि वो मोजे के शेर को हाथ से ही उठाकर फेंक देता है। काबाजी कहता है, कैप्टन बग्गी आप जाकर रेस्ट करो, इन्हें मैं संभालता हूँ। काबाजी अपने छोटे से साइकिल में आकर अपने शॉट से डायरेक्ट लूफी पर अटैक कर देता है। बट जोरो आगे आकर उस अटैक को अपने शॉट से रोक देता है। लूफी जोरो को रेस्ट करने को बोलता है क्योंकि जोरो को काफी चोट लगी थी। बट जोरो है कि लूफी की बात को टालकर फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ काबाजी अपने फायर बॉल जूत्सु से जोरो पर अटैक कर देता है। हाँ, ये थोड़ा सा फायर बॉल जूत्सु की तरह था, इसलिए मैंने फायरवॉल जूत्सु बोल दिया। उसी के साथ काबाजी जोरो के उसी पार्ट पर लात मारता है जिस पार्ट पर जोरो की इंजरीज हुई थी। इस टाइम पर काबाजी बैक टू बैक जोरो को मारते ही जा रहा था। नामी लूफी को बोलते कि वो जाकर जोरो की मदद करे, लेकिन अचानक जोरो खड़ा होता है और काबाजी के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। जोरो बोलता है, अगर मैं यहाँ पर इस आदमी से हार गया तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन खाक बनूंगा। दूसरी तरफ नामी इस फाइट से उम चुकी थी, इसलिए वो कैप्टन बग्गी के खजाने को ढूंढने के लिए चली जाती है। नामी को कैप्टन बग्गी के हाइड आउट के बारे में पता चल जाता है और वो कैप्टन बग्गी के खजाने को चट कर देती है। दूसरी तरफ जोरो काबाजी के अटैक को काउंटर कर रहा था। उन दोनों की फाइट के बीच में कैप्टन बग्गी पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, बट लूफी कैप्टन बग्गी को रोक देता है और बोलता है, अच्छा होगा कि हम दोनों इस फाइट से दूर रहें। काबाजी जोरो के ऊपर फिर से अटैक करने चाहता है, बट इस बार जोरो अपने स्वॉर्ड से काबाजी को बीच से काट देता है और वहीं पर काबाजी की मौत हो जाती है। जोरो गिरते हुए बोलता है, लूफी मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। उसके बाद कैप्टन बग्गी और लूफी आमने सामने आ जाते हैं। तभी बग्गी बोलता है, हाँ तुम लोग बनोगे पायरेट्स। लूफी बोलता है, हाँ हम लोग ग्रैंड लाइन पर जाएंगे। कैप्टन बग्गी रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा बच्चे, ग्रैंड लाइन पे जाना इतना आसान है? ग्रैंड लाइन छोड़ो, तुम लोग पिकनिक बनाने जाओ। अब इसी बात को लेके दोनों में बहस होने लगती है। एक बोलता है कि किंग ऑफ पायरेट्स वो बनेगा और दूसरा बोलता है कि खजाने को लूट के किंग ऑफ पायरेट्स वो बनेगा। एंड फाइनली दोनों जाकर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी कैप्टन बग्गी बोलता है, अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो जैसे कि वो रेड हेयर वाला करता था। रेड हेयर का नाम सुनकर लूफी कैप्टन बग्गी से पूछता है, क्या वो सैंक्स को पहचानता है? हाँ शायद जानता हूँ या शायद नहीं भी जानता। लूफी बोलता है,
अरे भाई तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या? कभी बोल रहा है जानता हूँ, कभी बोल रहा है नहीं जानता। कैप्टन बग्गी अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और लूफी पर अटैक कर देता है, लेकिन लूफी उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसी के साथ लूफी भी कैप्टन बग्गी पर अटैक कर देता है, लेकिन कैप्टन बग्गी भी उस अटैक को डॉज कर लेता है। अगेन से लूफी गम पावर का यूज करके अटैक करता है, लेकिन कैप्टन बग्गी अपने सिर को बॉडी से अलग करके बच जाता है और लूफी का अटैक लूफी पर ही भारी पड़ जाता है। एक अटैक के दौरान कैप्टन बग्गी लूफी की हेड को डैमेज कर देता है। अब आपको पता ही है कि लूफी के लिए हेड कितने मायने रखता है। लूफी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हेड को डैमेज करने की? ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। कैप्टन बग्गी तुम्हें इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन कैप्टन बग्गी अपने पावर का यूज करके फिर से लूफी के हेड को पूरा फाड़ देता है। लूफी वो सारे बातों को सोचने लगता है कि आखिर सैंक्स ने उसे हेड गिफ्ट कैसे किया था। बग्गी लूफी के हेड को पकड़कर कहता है तो तुम्हारे लिए ये खजाने से कम नहीं है, लेकिन खजाना तो सिल्वर ज्वेलरी डायमंड को बोला जाता है ना। लूफी बताता है कि वो हेड सैंक्स का है, लेकिन सैंक्स का नाम सुनते ही कैप्टन बग्गी और ज्यादा चिढ़ने लगता है। तभी हमें बताया जाता है कि सैंक्स और बग्गी पहले कॉमरेड्स हुआ करते थे, वो दोनों एक ही क्रू में काम किया करते थे। इसी के साथ हमें सैंक्स और कैप्टन बग्गी का पास्ट दिखाया जाता है। एक मिशन के दौरान सैंक्स और बग्गी के बीच में बहस होने लगती है। सैंक्स बोलने लगता है कि शिप साउथ की तरफ जाएगी और बग्गी बोलने लगता है कि शिप नॉर्थ की तरफ जाएगी, लेकिन एन वक्त पर वहाँ पर उनका लीडर आके दोनों को मार के चुप करा देता है। इन द सेम टाइम उन्हें एक एनिमी का शिप दिखाई देता है और वो सब उस शिप पर अटैक करके उस बैटल को जीत जाते हैं। लेकिन फाइट के दौरान कैप्टन बग्गी को एक ट्रेजर का मैप मिल जाता है और कैप्टन बग्गी उस मैप के बारे में किसी को भी ना बताकर अपने पास रख लेता है। रात को बग्गी उस मैप को देखते हुए काफी एक्साइटेड था, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर सैंक्स आ जाता है और बोलता है हमने वो बैटल जीत लिया, क्या तुम हमारे साथ पार्टी नहीं करोगे? तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ खतरनाक सी चीज मिल गई, क्यों कैप्टन बग्गी? घबराते हुए बग्गी बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, बस मैं तो ऐसे ही बैठा था। दोनों एक ही साथ बैठकर अपने ड्रीम के बारे में बताने लगते हैं। सैंक्स बताता है कि वो एक दिन अपना खुद का क्रू स्टैब्लिश करना चाहता है और पूरी दुनिया घूमना चाहता है। अगली तरफ बग्गी भी बताता है कि उसे पावरफुल बन के सारे खजाने को हासिल करना है। तभी कैप्टन बग्गी बोलता है तुमने अभी कहा था ना तुम्हें लूट के दौरान एक स्पेशल चीज मिली थी, क्या है वो बताओ जरा। सैंक्स बताता है कि उसे फाइट के दौरान एक डेवल फ्रूट मिला है। सैंक्स ये भी बताता है कि अगर कोई भी उस डेवल फ्रूट को खा लेता है तो उसे कई प्रकार की एबिलिटीज मिल जाती है एंड वो अपना स्विम करने का एबिलिटीज भी खो देता है। सैंक्स की ये बातें सुनकर कैप्टन बग्गी उस डेवल फ्रूट को 100 मिलियन बेरीज में बेचने का प्लान बनाने लगता है। उसी की दूसरी तरफ कैप्टन बग्गी असली डेवल फ्रूट को छुपाकर नकली डेवल फ्रूट का खाने का नाटक करने लगता है। सारे लोगों ने डेवल फ्रूट के बारे में कई सारे अफवाहें सुनी थी, तो वो लोग चुपचाप कैप्टन बग्गी को डेवल फ्रूट खाते हुए देखने लगते हैं। वो लोग भी जानना चाहते थे कि आखिर डेवल फ्रूट खाने के बाद क्या होता है। कैप्टन बग्गी नकली डेवल फ्रूट खाता है बट उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो तो नकली डेवल फ्रूट खा रहा था। दूसरी तरफ रात को कैप्टन बग्गी असली डेवल फ्रूट को लेकर उसे बेचने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन अनलकीली वहाँ पर सैंक्स आ जाता है। सैंक्स से डर के कैप्टन बग्गी उस डेवल फ्रूट को अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है। उस टाइम तो सैंक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी टाइम सैंक्स वापस आ जाता है। अगेन से सैंक्स को अपने पीछे देखकर कैप्टन बग्गी डर के मारे उस डेवल फ्रूट को निगल लेता है। कैप्टन बग्गी का अमीर होने का सपना टूट जाता है, इसलिए वो सैंक्स से लड़ने लगता है, बट अगेन अनलकीली कैप्टन बग्गी के हाथ से वो ट्रेजर का मैप भी पानी में गिर जाता है। बिना सोचे कैप्टन बग्गी उस मैप को बचाने पानी में चला जाता है, लेकिन डेवल फ्रूट खाने की वजह से बग्गी स्विम नहीं कर सकता। कैप्टन बग्गी पानी में डूबने लगता है। सैंक्स को पता चल जाता है कि कैप्टन बग्गी ने डेवल फ्रूट खाया था, इसीलिए कैप्टन बग्गी को बचाने के लिए सैंक्स कूद जाता है। अगेन से सीन प्रेजेंट पे आता है। कैप्टन बग्गी की पास्ट की कहानी सुनकर लूफी बोलता है अच्छा इसका मतलब सैंक्स ने तुम्हें बचाया था ना। लूफी को रिप्लाई देते हुए कैप्टन बग्गी बताता है कि सैंक्स की वजह से उसका प्लान 10 साल लेट चल रहा है। इन द सेम टाइम गुस्से से कैप्टन बग्गी अपने बॉडी को अलग करता हुआ नामी पर अटैक कर देता है। नामी खजाने को लेकर भाग रही थी, बट सैंक्स अपना खजाने को कैसे छोड़ने वाला था। सैंक्स नामी को मारने वाला था, लेकिन लूफी एक लात मारकर कैप्टन बग्गी के अखरोट फोड़ देता है। फिर क्या कैप्टन बग्गी वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ उस सिटी के लोगों को पता चल जाता है कि उन
उनका मेयर सिटी को बचाने के लिए बग्गी से अकेले लड़ने चला गया है, इसीलिए अपने मेयर का साथ देने के लिए सारे लोग हथियार पकड़कर चले जाते हैं। उसी की दूसरी तरफ नामी बग्गी को धमकी देते हुए खजाने को अपना बताने लगती है। इससे के मारे कैप्टन बग्गी अपने निचले बॉडी के कई सारे टुकड़े कर देता है और अपने ऊपर बॉडी के साथ जोड़ने लगता है। बट लूफी कैप्टन बग्गी के पैर को पकड़कर गुदगुदी करने लगता है। गुदगुदी करने के बाद भी कैप्टन बग्गी नामी के ऊपर फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन लूफी पीछे से आकर बग्गी को एक जोर से लात मार देता है। लूफी के उस लात से बग्गी दूर जाके गिरता है और उसके बॉडी के कई सारे पीसेस बन जाते हैं। बट उस अटैक से कैप्टन बग्गी का क्या ही होने वाला था, वो दोबारा उड़ जाता है, लेकिन इस बार नामी कैप्टन बग्गी के एक बॉडी पार्ट को अपने रस्सी से बांध देती है। वही मौका देख लूफी अपने हाथों को लंबा करके कैप्टन बग्गी को कई दूर फेंक देता है और अपना हेड पहन लेता है। लूफी ने कई बार नामी की जान बचाई थी, इसलिए नामी लूफी को थोड़ा खजाना और ग्रैंड लाइन का मैप दे देती है। मैप को पाने के बाद लूफी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। तभी लूफी नामी से पूछता है कि क्या वो क्रू को तो छोड़कर नहीं जा रही है। नामी बताती है वो क्रू को तो ज्वाइन नहीं करने वाली, बट एज अ नेविगेटर क्रू से टीम अप जरूर करेगी। इन द सेम टाइम वहाँ पर कुछ सिटी के लोग आ जाते हैं और वो लूफी से पूछते हैं कि आखिर वो लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर लूफी बताता है कि वो पायरेट्स है और उनके मेयर को भी उसी ने मारा था। ये सुनते ही वो लोग लूफी नामी जोरो के ऊपर हमला बोल देते हैं और लूफी जोरो को पकड़कर भागने लगता है। भागते भागते वो लोग अपने शिप के पास चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वही पायरेट्स होते हैं जिन्हें नामी ने फंसाकर पानी में डुबा दिया था। वो पायरेट्स लूफी को धमकी देते हुए जोरो के सिर पे मारकर उसे जगा लेते हैं। बट जैसे ही जोरो उन्हें अपनी शकल दिखाता है, डर के मारे वो पायरेट्स अपनी पैंट गीली कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेयर को भी होश आ जाता है और वो लूफी को थैंक्स बोलने पायरेट शिप की तरफ जाने लगता है। उसके बाद मेयर लूफी को थैंक्स बोलकर अलविदा कर देता है। लूफी ने खजाने का एक हिस्सा वहीं सिटी पर छोड़ दिया होता है। जब नामी को इस बात का पता चलता है, वो लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर दोनों की हरकतें देखो तुम लोग। उसी की दूसरी तरफ हम एक लंबे नाक वाले आदमी को देखते हैं जो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि विलेज पे कुछ पायरेट्स अटैक करने वाले हैं, इसलिए सब अपनी जान को प्रोटेक्ट करना। लिटरली बट मुझे यही आदमी पायरेट्स लग रहा है। एंड आखिर में हमें पता चलता है कि वो लंबे नाक वाला आदमी झूठ बोल रहा था। गाँव वालों को ये बात पता चलते ही वो सब उस लंबे नाक वाले आदमी को मारने आते हैं, लेकिन गाँव से छुपकर वो लंबा आदमी पैर पे चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर उस लंबे नाक वाले आदमी के क्रू के मेंबर आते हैं जो कि दो छोटे बच्चे होते हैं। एक का नाम पेपर और दूसरे का नाम कैरट होता है। इन द सेम टाइम वहाँ पर एक और बच्चा भागते भागते आ जाता है और वो कहता है सच में पायरेट्स आ रहे हैं, भागो बॉस भागो। जो पायरेट्स विलेज पर आ रहे थे वो और कोई नहीं, लूफी की टीम थी। लूफी की टीम से लड़ने के लिए वो लंबा नाक वाला आदमी अपने क्रू के साथ चला जाता है। हमें बताया जाता है कि इस लंबे नाक वाले आदमी का नाम यूसुफ होता है और ये इस विलेज का पायरेट लीडर होता है। वो लंबा नाक वाला आदमी यानी कि यूसुफ लूफी की टीम को डराने के लिए कहने लगता है कि उसके पास 80 मिलियन की सेना है, लेकिन नामी उसके अरमानों पे मूदती हुई कहती है कि उसके पास तो सिर्फ 3 लोग ही हैं। नामी की ये बात सुनकर वो 3 छोटे बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। यूसुफ अपने गुलेल से लूफी पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट लूफी की आंखें देखकर यूसुफ की पैंट गीली हो जाती है और वो लूफी पर अटैक नहीं कर पाता। तभी लूफी कहता है तुम्हारा नाम यूसुफ है ना, तुम्हारे पिता का नाम यासुफ है ना। लूफी के मुंह से अपने पिता का नाम सुनकर यूसुफ नीचे गिर जाता है और कहता है आखिर तुम यूसुफ को कैसे जानते हो। उसी की दूसरी तरफ यूसुफ और लूफी मिलकर खाना एंजॉय करने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि यूसुफ यानी कि यूसुफ का बाप सैंक्स के क्रू में था और लूफी वहीं पर यूसुफ से मिला था। हमें ये भी पता चलता है कि यूसुफ का बाप एक अच्छा साफ शूटर था। यूसुफ और लूफी मिलकर काफी मजे किया करते थे। तभी नामी पूछती है कि क्या इस विलेज में कोई ऐसा मिलेगा जो कि उन्हें एक शिप प्रोवाइड करवा सके, लेकिन यूसुफ बताता है कि ये एक टीनी विलेज है, सो यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो उन्हें एक शिप प्रोवाइड करवा सके। तभी जोरो कहता है वो देखो उस चट्टान के पास एक हवेली है, शायद वो हमारी मदद कर सके। तभी यूसुफ बोलता है नहीं तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, वो एक श्रापित जगह है, वहाँ पर जाना मना है। ऐसा बोलकर यूसुफ हड़बड़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज होता है। तभी हमें उसी हवेली का एक नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने गार्ड से बोलती है कि उसे यूसुफ से बात करनी है। तो क्या ये यूसुफ की गर्लफ्रेंड तो नहीं? खैर वो गार्ड बताता है कि वो यूसुफ से बात नहीं कर सकती क्योंकि यूसुफ एक झूठा आदमी है। और इसी के साथ हमें इस लड़की का नाम भी पता चलता है जो कि होता है मिस काया। लेकिन अगले ही पल छुपते छुपाते यूसुफ उस लड़की से मिलने
मिलने उसके हवेली पर चला जाता है। यूसुफ जितनी बार भी मिस काया को मिलता वो मिस काया को हमेशा झूठी कहानी बताता था। मिस काया भी उसकी झूठी कहानी की दीवानी थी। इस बार भी यूसुफ मिस काया को एक स्टोरी बताने लगता है। यूसुफ कहता है कि जब वो 5 साल का था तब उसे एक बहुत बड़ी गोल्ड फिश मिली थी और उसने उस गोल्ड फिश को एक ही पंच पे मार गिराया था। इन द सेम टाइम लूफी की टीम और वो 3 बच्चे हवेली के सामने आ जाते हैं। तभी हमें थोड़ा सा काया के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि काया एक वीक लड़की है और वो एक डिप्रेशन की शिकार है और 1 साल पहले उसके पेरेंट्स भी एक्सपायर हो चुके थे। मिस काया के पास बहुत पैसा है बट वो हमेशा उदास रहा करती है, इसलिए यूसुफ उसे फनी स्टोरी सुनाकर हंसाने की कोशिश करता है। तभी लूफी कहता है अगर ऐसा है तो वो लोग उस लड़की से सिप की मदद ले सकते हैं। तभी वो छोटे बच्चे लूफी को बताते हैं कि उसे मिलना कोई आसान बात नहीं है, उसे मिलने के लिए उन्हें सिक्योरिटी को पार करना पड़ेगा। लेकिन लूफी अपने हाथों को लंबा करके सभी को लेकर डायरेक्ट अंदर चला जाता है। लूफी डायरेक्ट काया से फेवर मांगने लगता है। लूफी बताता है कि उसे एक बड़ा शिप चाहिए। इन टाइम पर वहाँ पर काया का गार्ड आ जाता है और बोलता है विदाउट परमिशन के तुम लोग यहाँ पर कैसे घुस गए। अगली तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं। अगेन से सीन लूफी पर शिफ्ट हो जाता है। उस गार्ड को देखकर यूसुफ छुपने लगता है लेकिन वो गार्ड यूसुफ को देख लेता है और चोर के नाम से उसे बुलाने लगता है। यूसुफ कहता है कि उसे चोर के नाम से नहीं कैप्टन यूसुफ के नाम से बुलाया करे, बट वो गार्ड डायरेक्ट यूसुफ के बाप का इंसल्ट करने लगता है। मिस काया भी अपने गार्ड को ऐसा बोलने से रोकने की कोशिश करती है बट वो गार्ड मानने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार यूसुफ के बाप का इंसल्ट किए जा रहा था। यूसुफ अपने बाप का इंसल्ट सुन के डायरेक्ट जाकर उस गार्ड को एक पंच मार ही देता है। यूसुफ कहता है कि वो अपने बाप पर प्राउड फील करता है कि वो सैंक्स के साथ काम करते हैं और वो एक पायरेट्स हैं। यूसुफ फिर से उस गार्ड को मार नहीं जाता है लेकिन मिस काया यूसुफ को रोक लेती है। मिस काया वायलेंस नहीं चाहती थी। मिस काया के बात मानकर यूसुफ उसे छोड़ देता है। अगली तरफ जब मिस काया अपने गार्ड को पूछते है कि आखिर उसने यूसुफ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, तभी हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस काया फूलों को पानी दे रही थी। तभी वो गार्ड भूख के मारे मरने की कगार पर गेट के सामने गिर जाता है। तभी काया का बाप उसे नौकरी देकर एज अ गार्ड के तौर पर अपने साथ रख लेता है, इसलिए वो गार्ड आखिरी सांस तक मिस काया का हिफाजत करना चाहता था। अगेन से सीन शिफ्ट होता है। तभी फिर से वो छोटा बच्चा चिल्लाकर बोलता है वो बैकवर्ड आदमी इसी तरफ आ रहा है और हम देखते हैं कि वो आदमी बड़े स्टाइल से चलता हुआ आ रहा था। वो आदमी अपना मैजिक दिखाकर उन तीनों बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहा था बट वो खुद भी सो जाता है। अगली तरफ लूफी और यूसुफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन द सेम टाइम उसी पहाड़ी के नीचे वही मिस काया का गार्ड आ जाता है। वो गार्ड उसी मैजिशियन आदमी से बोलता है पूरी तैयारी तो हो गई ना। रिप्लाई देते हुए वो मैजिशियन बोलता है आज वो लड़की का आखिरी दिन है, वो कल का सूरज नहीं देख पाएगी। उन दोनों की वो बात सुनकर लूफी और यूसुफ हैरान हो जाते हैं। वो दोनों मिस काया को मारने की बात करने लगते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि इसी गार्ड ने काया की फैमिली को भी मारा था। एंड हमें ये भी पता चलता है कि इस गार्ड का नाम बटलर है और हमें ये भी पता चलता है कि बटलर कुछ 3 से 4 साल पहले एक पायरेट हुआ करता था। जब नेवी ने बटलर को शूट किया था तब बटलर ने मरने का नाटक किया था और वो वहाँ से भागकर डायरेक्ट काया के घर के सामने आ गिरा था। लेकिन लूफी ऑन द स्पॉट ही बटलर को धमकी देकर कहता है अगर उसने उस लड़की के साथ कुछ भी किया तो उसे मार डालेगा। बटलर उस मैजिशियन को इशारा करता है और वो अपने रिंग की मदद से लूफी को सुला देता है बट लूफी के साथ वो खुद भी सो जाता है। एंड फाइनली हमें इस मैजिशियन का नाम भी बताया जाता है जिसका नाम जांगो होता है। यूसुफ सोते सोते उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अगली तरफ यूसुफ ये बात को सारे गांव में बताने के लिए चला जाता है। यूसुफ जोर से चिल्लाकर विलेज को बताता है कि कल सुबह पायरेट्स का अटैक होने वाला है बट इस बार यूसुफ की बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करता क्योंकि इस तरह यूसुफ ने कई बार झूठ बोला था। यूसुफ वो बात मिस काया को भी बताता है कि उसकी जान खतरे में है लेकिन मिस काया भी इस बात पर विश्वास नहीं करती। मिस काया को भी लग रहा था यूसुफ इस बार भी झूठ बोल रहा है। यूसुफ के पास मिस काया को बचाने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए यूसुफ काया को लेकर भागने लगता है लेकिन काया यूसुफ को चाटा मारकर रोक देती है। इन द सेम टाइम मिस काया का गार्ड यूसुफ पर बंदूक चला देता है। लकीली वो बुलेट थोड़ा सा यूसुफ के हाथ पर ही लगता है। अगली तरफ विलेज पर अटैक करने के लिए सारे पायरेट्स आ चुके होते हैं। यूसुफ अपने विलेज को प्रोटेक्ट ना कर पाने के कारण से रोने लगता है बट लूफी बताता है
है कि वो सब उसके साथ विलेज को प्रोटेक्ट करने में वो उसकी मदद करेंगे। लूफी की इस बात को सुन के यूसुफ को अलग ही मोटिवेट आने लगता है, लेकिन उसी के साथ यूसुफ के पैर भी कांप रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, बटलर अपने हवेली में वापस आता है। हवेली में आते ही बटलर अपना राज दूसरे गार्ड को बता देता है और उसी के साथ बटलर उस गार्ड को भी मार देता है। अब बटलर से रुका नहीं जा रहा था, इस टाइम बटलर के अंदर का शैतान जाग चुका था, इसलिए बटलर अपना हथियार लेकर मिस काया के कमरे में चला जाता है।